हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो हम लोग जानेंगे रदरफोर्ड्स का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चलिए शुरू करते हैं। तो रदरफोर्ड, जिनको हम लोग अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका जन्म 1871 से 1937 तक इनका लाइफ स्पैन था। ये न्यूजीलैंड में जन्मे एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, जिनको हम लोग फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं। क्या है ये फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? अब ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि न्यूक्लियस का खोज इन्होंने ही करा था। अब हम लोग इनका जो और भी काम था वो एटम और रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड था, और यही है वो। अब इनका साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया था 1911 में, और इनका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जो अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद इन्होंने टाइप ऑफ रेडिएशन के बारे में बताया था कि अल्फा बीटा और गामा रेस क्या क्या होती है, इन्होंने बताया था। रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ के बारे में बताया। हाफ लाइफ क्या होता है? एक बड़ा सा एटम है, वो कुछ दिन में इसमें से रेज निकलेंगी, ये डीके होगा और ये छोटे से एटम में चेंज हो जाएगा, किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ना हाफ लाइफ की, वो जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो कैसे होता है। तो ये भी हम लोग फर्दर क्लासेस में कभी देखेंगे। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। 1917 में न्यूक्लियस तो ढूंढ ही दिया था। ही परफॉर्म द फर्स्ट आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन फ्रॉम बम्बार्डिंग नाइट्रोजन विथ अल्फा पार्टिकल। नाइट्रोजन पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया और प्रोटॉन को ढूंढा था कि पॉजिटिव पार्टिकल जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, फिर इन्होंने न्यूट्रॉन की थ्योरी दी थी। ही थ्योराइज द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन। इन्होंने बोला था कि इन सब के अलावा ना एक और पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है। अब देखो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या कर रहे हैं हम, तो देखो एक एटम का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक एटम का ये न्यूक्लियस हुआ, इसके अंदर आपको मिलेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दो पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के भीतर होते हैं। और उसके चारों तरफ सेल में क्या होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहता है ना भाई। ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये थ्योरी पे इन्होंने बोला था, क्योंकि उस टाइम तक न्यूट्रॉन की खोज हुई नहीं थी। जेम्स चैडविक करेंगे इसकी खोज, तो उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई ये ना न्यूट्रॉन होता है 1920 में ही। और 12 साल बाद जेम्स चैडविक, जो उन्हीं के स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने गुरु की बात को सत्य साबित कर दी। तो ये उनका कुछ हिस्ट्री था, और हम लोग को इसमें पहला हिस्ट्री इनका पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था, तो सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट का मोडस ऑपरेंडी समझ लो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में ना एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया था। ठीक है, जैसे कि रेडियम एक एलिमेंट होता है जिससे क्या निकलता है, रेज निकलता है, और ये हाई एनर्जी पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स निकालेगा। अब यहाँ पे एक बार बार वर्ड आ रहा है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है ना, जैसे कि एक हीलियम है। अब इस हीलियम का आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो ये इसका न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ एक सेल होता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अब अगर आप किसी तरह इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से किक आउट कर दो, यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो, तो जो मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ इसका न्यूक्लियस बचेगा। इस न्यूक्लियस के पास क्या रहेगा, दो प्रोटॉन रहेगा, और इस पे चार्ज कितना रहेगा, दो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। तो ये जो पार्टिकल बन रहा है ना भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अब ये ना बहुत एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, पेनिट्रेट भी कर देते हैं, और मतलब एनर्जी का ये मत समझिए कि बहुत सबसे ज़्यादा होता है, नहीं सबसे ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, लेकिन एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, और इनके पास मास होता है। ये देखो, ये दो प्रोटॉन है इनके पास, दो, तो इनका मास ना, दो न्यूट्रॉन भी रहता है, इनका मास जो रहता है वो इनको परफेक्ट बनाता है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो इन्होंने क्या लिया, अल्फा पार्टिकल्स। क्यों लिया, तो इसका रीजन यही देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, सिर्फ इसके पास क्या होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, जो इसको बहुत ठोस बनाता है। फिर इन्होंने क्या लिया, इन्होंने ना वेरी थिन गोल्ड फॉइल लिया, 100 नैनोमीटर थिक। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल्स 10 का पावर -9, ये भाई लिखा जा, हाँ -9 मीटर, इतना छोटा क्वांटिटी होता है। तो उसने गोल्ड फॉइल को पीट पीट के एकदम पतला कर दिया। ठीक है, अब ये पीट पीट के जो पतला किया, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैलिएबल। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को भाई, मैलिएबल बोलते हैं। यानी कि मेटल्स को आप पीट पीट के पतला कर सकते हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो मैलिएबल हो गया। और फिर एक और कंपाउंड यूज किया, क्या किया, ZnS। ठीक है, जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड क्या होता है ना, कि जब भी इस पर कोई पार्टिकल्स टकराएगा ना, तो ये ग्लो करने लगता है। अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट was produced when particles on the skin observed through microscope। जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तुमको ना वहाँ पे एक ऐसा डॉट दिखेगा, ऐसा डॉट दिखेगा। ये डॉट क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसी कारण आ रहा है, जब हम लोग देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स में आया ना, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लेना है, एक थिन गोल्ड फाइल का शीट लेना है, और जिंक सल्फाइड। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे, देखो ये है हमारा सेटअप। अब ये वो लीड कंटेनर, लीड को क्यों रखा, ताकि जो रेडिएशन है वो बाकी जगह फैले नहीं, इसलिए इसको लीड कंटेनर में डालते हैं फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, अब यहां से ना अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराया गया, गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स
तो बहुत सारे पार्टिकल्स गए एक साथ, कुछ पार्टिकल्स इधर चले गए, कुछ सीधे चले गए, कुछ इधर आ गए, एक वापस आ गया। तो ये देखा गया कि पार्टिकल्स को हमने भेजा एक डायरेक्शन से था, बट वो ना डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए। कुछ पार्टिकल सीधे चले गए, एक तो वापस आ गया। तो ये सारा डिटेक्ट कहाँ हो रहा था, ये सब पॉइंट्स पे ये ना जल रहा था और डिटेक्ट हो रहा था। तो पता चला कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो इसके बाद उन्होंने ना अब जो ऑब्जर्वेशन किया उसके आधार पे उन्होंने बताया कि देख भाई होता क्या है कि हम लोग को तो अभी तक पता था, प्लम पुडिंग मॉडल जो थॉमसन दिए थे उसके हिसाब से क्या था कि एक स्फीयर है जिसके अंदर क्या है, अलग अलग पॉइंट्स पे माइनस चार्ज है और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है। तो अगर कोई पार्टिकल्स को हम लोग भेजेंगे तो इसे टकराना चाहिए था। बट यहाँ पे हुआ क्या कि इधर कुछ ना डिफ्लेक्शन देखने को मिला हमको। मिला क्या कि जितना भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो सीधा पास कर गए, जैसे कुछ है ही नहीं वहाँ पे, खाली जगह है। कुछ जो थे वो छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और एक जो था 12,000 में एक इकलौता शेर बाहुबली, ये वापस आ गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, वापस कैसे आ गया? तो देखो, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधा सीधा पार कर रहे हैं, क्योंकि इनको रास्ते में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, एनर्जी इनके पास है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये लोग सीधा सीधा पार हो गया। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होगा ना, वो डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे ये वाला, ये यहाँ पे आया और डिफ्लेक्ट कर गया। तो जरूर अल्फा पार्टिकल मेरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव चीज़ मिला होगा, तभी तो ये भागा। देखो ये वाला पार्टिकल वापस आ गया, ये यहाँ से टकराया ऊपर चला गया, और एक पार्टिकल ये देखो, ये जैसे गया वैसा ही वापस आ गया, है ना ये वाला। तो ये मेरा वो बाहुबली पार्टिकल का पार्टिकल है जो वापस आ गया। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारा स्पेस खाली है, यानी कि मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी। ठीक है, कहीं कहीं डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो देयर इज अ पॉजिटिव सेंटर, तभी तो हो रहा है ना, हर जगह से नहीं हो रहा। पॉजिटिव सेंटर होगा तभी तो ये पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जा रहा होगा। और थर्ड हमने क्या देखा कि एक वापस आ गया, यानी कि जो सेंटर है भाई, ये क्या है, हाई डेंसिटी है। ठीक है, ये इतना बात तो समझ में आ गया ना ब्रो, ये हाई डेंसिटी है। तो चलो, तो अब इनका मॉडल देखते हैं कि आखिर इतना चीज़ देखे तो क्या बोले। ये बोले कि देखो भाई, हम लोग जो पढ़ते हैं वो गलत था। एटम जो होता है वो खाली जगह होता है, और इसके अंदर ना एज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पासिस थ्रू अन विदाउट इंटरेक्शन, यानी पार्टिकल सीधा सीधा चला गया तो उधर कुछ था नहीं। उसके बाद क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस वाज इंडिकेटेड बाय लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन। वहां पे क्या दिखा गया, न्यूक्लियस को कैसे पता चला हम लोग को न्यूक्लियस है, कि वहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा था। ये पार्टिकल गया और यहाँ से हट जा रहा है, ये पार्टिकल गया यहाँ से हट गया, ये पार्टिकल गया ये सीधा वापस आ गया। मतलब यहाँ थैनोस जैसा कुछ तो है भाई। इस थैनोस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। सारा मास लेके बैठा हुआ है, सारा मनी इसी के पास है, ठीक है, पूरा गनलेट है इसके पास। अब vast majority of atom mass and all positive charge are concentrated at this tiny central region that is called nucleus। आप इसको ऐसा समझ सकते हो, एक बहुत बड़ा फुटबॉल फील्ड है और उसमें एक छोटा सा कॉस्को का बॉल है, दैट इज आवर न्यूक्लियस एक्चुअली। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन आ निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, और इसके बारे में क्या बोले वो, कि ये सर्कुलर पाथ में घूमता है जिस तरह से प्लैनेट्स घूमते हैं। आपको पता है ना प्लैनेट कैसे घूमता है, ये हमारा सूरज है और सूरज के चारों तरफ क्या घूमता है, ये प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो इनका भी वही था कि भाई देखो बीच में तो ये सूरज है अपना न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स ने इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अब कैसा घूम रहा है वो हम लोग को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि ऑर्बिट फिक्स है या नहीं है, बट इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मॉडल। तो कोई आपसे पूछेगा कि विच इज कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल, तो आपने को क्या बताने का है, आपने को यही बताने का है भाई कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था दैट इज कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल, because in that model he said that there is a nucleus and electrons are moving around it just like planets are moving around the sun। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, अब इसका लिमिटेशन, क्योंकि मॉडल आया ना ये, तो इसके बारे में कुछ जो खामी था वो देख लेते हैं। तो खामी भाई ये तो रिवोल्यूशन ला दिए थे। खामी बस इतना था इनके अंदर कि हम लोग क्या देखें ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक सेंटर है, उसके चारों तरफ कोई चीज़ घूम रहा है और इसके पास भी क्या है, चार्ज है, और ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये अपना एनर्जी खत्म करेगा, खत्म करके गिर जाएगा। जैसे लड्डू घुमाते हैं हम, वो क्या होता है, तेजी में नाचते 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 स्लो डिंग 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 करते वक्त गिर जाता है, क्योंकि एनर्जी ये रेडिएट करेगा, इससे एनर्जी निकलेगा और ये अल्टीमेटली कहाँ गिर जाएगा, एटम पे गिर जाएगा ना, एटम विल कोलैप्स। तो ये वो बताया ही नहीं कि एटम तो कोलैप्स होता नहीं है, तो ये उसके स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया कि आखिर एटम स्टेबल कैसे हो गया। मॉडल डिडंट एक्सप्लेन अरेंजमेंट एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आखिर एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रहते कहाँ हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, या फिर उनका अपना मकान है, तो ये वो नहीं बता पाया।
ठीक है। और ये इट कुड नॉट अकाउंट फॉर स्पेसिफिक लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व इन द एटम्स। अब एटम्स में हम लोग देखते हैं ना, स्पेक्ट्रम निकलता, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, जब एनर्जी दोगे तो उससे ना अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेज निकलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट में होता है ये, फर्दर क्लासेस में देखेंगे हम लोग ये। बट फिलहाल के लिए हम लोग को दो लिमिटेशंस 9th क्लास में याद रखनी है। पहला ये कि भाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है तो इट विल फॉल ऑन न्यूक्लियस, एंड सेकेंड ये कि ये इलेक्ट्रॉन लोग रहते किधर है ये नहीं बता पाया, और इसको बताया था बोर्ड के मॉडल ने जो 1913 में आया था। बेसिकली ये मॉडल क्या था, रदरफोर्ड के मॉडल के लिमिटेशंस को खत्म कर दिया था। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बोर्ड्स मॉडल। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस आवर जुगाड़ वाला सेटअप, एंड इसी पे ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी। सो दिस इज जस्ट अ ट्रायल, सो आई वांट योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।